वी और सैटेलाइट्स, उपग्रह के बारे में आज हम बात करेंगे। ये 3 टॉपिक हैं, वीओ, वी और सैटेलाइट्स। सबसे पहला टॉपिक जो वीओ है, इसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी हिंदी में हम इसे बोलते हैं कक्षीय वेग। इसको लिखने का तरीका ये होता है, वी और उसके नीचे छोटा सा ओ लगाते हैं। इसको कई बार स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं, वी ओ ऐसे लिख देते हैं। ऐसे मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। वी के नीचे सबस्क्रिप्ट में हो जाएगा, तो ओ का यहाँ पर है मतलब ऑर्बिटल, कक्षीय। तो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका मीनिंग समझो भाई। मीनिंग देखते हैं कक्षीय वेग का। ये है, मान लीजिए कोई प्लेनेट, कोई ग्रह, पृथ्वी हो सकती है, और किसी ऊंचाई के ऊपर से आपने कोई पत्थर उस प्लेनेट के ऊपर छोड़ दिया। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे, छोड़ते ही वो पत्थर नीचे की तरफ गिरेगा। तो छोड़ते ही पत्थर गया नीचे, डायरेक्ट उस पे जाके टकरा गया। फिर अगला पत्थर लिया आपने, उसको आपने सामने की तरफ फेंक दिया। थोड़ा सा इस दिशा में कुछ रफ्तार देकर आपने ऐसे फेंका, तो क्या होगा, वो आगे जाके जमीन पर फिर गिर जाएगा। जो पृथ्वी है वो अपने गुरुत्वाकर्षण से उस पत्थर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती ही है। और जोर से फेंको, एक और पत्थर लिया और जोर से फेंका, थोड़ा और दूर जाके गिरेगा। थोड़ा सा और जोर से फेंको, और ज्यादा रफ्तार से फेंका, तो और दूर जाके गिरा, और वो गिरता ही रह गया, और वो गिरता ही रह जाएगा हजारों सालों तक। अब वो गिरता ही रहेगा और वो कभी भी धरती पर टकरा नहीं पाएगा। तो क्या वो जो पत्थर जो चक्कर काट रहा है, क्या वो जमीन पर गिर रहा है? मैं कहूंगा हाँ, द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, वह वस्तु पृथ्वी पर गिर रही है, बट नॉट हिटिंग द सरफेस, परंतु पृथ्वी की सतह पर वह टकरा नहीं रही है। गिर तो रही है, गिरती नहीं तो सीधा सीधा जा रही होती। जब कोई वस्तु सीधी सीधी चलती हो, सीधी दिशा में, स्ट्रेट लाइन, तो मैं बोलता कि वो वस्तु नहीं गिर रही है। लेकिन जो कर्व होती है वो गिर रही है। तो गिर तो रही ही थी, पर आपने रफ्तार इतनी ज्यादा दे दी कि गिरते गिरते वो इतनी दूर चली जाती है कि गिरती ही रह जाती है और कभी भी धरती पर पहुंच नहीं पाती है। तो अब मैं बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्ट को आपने जितनी भी रफ्तार दी, जितनी स्पीड दी, वो है ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग या कक्षीय चाल। कभी कभी कुछ बुक्स में वेलोसिटी की बजाय स्पीड लिखा मिल जाता है, वेग की जगह चाल लिखा मिले, कोई बड़ी बात नहीं, मोर और लेस यहाँ पर एक ही मतलब है उसका। तो ये है ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल, जो स्पीड चाहिए उसको सर्कल में जाने के लिए। ये जरूरी है कि ये जो शेप बनेगी, ये जो आकार बनेगा, दिस हैज टू बी अ सर्कल, यह एक वृत्त होना चाहिए, ये आवश्यक है। इट हैज टू बी अ सर्कल। अगर सर्कल नहीं है तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं बोली जाएगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय चाल वो स्पीड होती है जिस स्पीड से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो सर्कल में घूमता रह जाए, वो वृत्त में घूमता रहे, हमेशा वो पृथ्वी पर गिरता ही रहेगा सर्कल में, परंतु कभी भी वो पृथ्वी पर आके टकरा नहीं पाएगा। इट विल नॉट हिट द सरफेस, सतह पर नहीं टकराएगा। तो ये जो भी चीज चक्कर काट रही है, अब मैं कहूंगा दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज बिकम अ सैटेलाइट। अब वह वस्तु एक उपग्रह बन चुकी है। तो वो सैटेलाइट बन गई है, उपग्रह, उपग्रह वो सैटेलाइट बन गया है। सैटेलाइट क्या होता है? घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, ठीक है, नथिंग एल्स। यहाँ तक किसी तरह का कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ऑर्बिटल स्पीड से कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। अनिल बोलते हैं फिगर साफ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये
वीडियो जब तक लाइव चल रही हो तब तक आप वीडियो क्वालिटी के ऑप्शंस चेंज ना कर पाए। लाइव जब खत्म हो जाता है उसके बाद कुछ सेटिंग वेटिंग होती है तो बेहतर क्वालिटी में आ जाता है। ओके, मिंटू बोलते हैं सर मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते, थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिए प्लीज। मिंटू कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो रिप्लाई नहीं करूंगा। कृष्ण पूछते हैं क्या ये बैच दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के लिए सफिशिएंट है। कृष्ण मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, फिजिक्स का पहला लेक्चर, उसमें मैंने इन चीजों का जवाब दिया हुआ है। सर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है। वेद आज मैं सैटेलाइट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप मुझसे आधा घंटा आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं उस टॉपिक पे आऊंगा। ओके, ओम प्रकाश बोलते हैं सर हिंदी बोल दो। ओम प्रकाश, ऑर्बिटल वेलोसिटी की हिंदी होती है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल स्पीड की कक्षीय चाल, और सैटेलाइट की हिंदी उपग्रह, सर्कल की हिंदी वृत्त, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वस्तु गिर रही है, इसका क्या हिंदी बताता। ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग कोई वस्तु गिर रही है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं समझ में आया तो ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, तो फिर तुम्हारा फिजिक्स के तो 2 ही नंबर कटेंगे, इंग्लिश के 50 नंबर कटेंगे। पेपर में तो इंग्लिश आएगी है ना, तो बल्कि 250 नंबर, 200 नंबर मेंस में भी आएगा। इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको वैसे भी आनी चाहिए। सर आपने बोला था कि 50 लेक्चर होंगे, बट आप बोल रहे हैं कि 40% हो गया। अजय, अपना लेक्चर, अपना सिलेबस नंबर ऑफ लेक्चर्स के हिसाब से मैं कभी डिवाइस करता ही नहीं। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, मैं फालतू में कुछ भी बोल देता हूँ। इट डजेंट मैटर कि कितने लेक्चर होंगे और कितने नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूँ वो कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर कर पा रहा हूँ कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उसको 10 गुना लेक्चर और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे तो भी लेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो 2 ही लेक्चर में अगर बात बन रही है तो 50 लेने की जरूरत क्या है। मेन मैटर ये है कि तुम पेपर में क्वेश्चन टिक कर दोगे कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ लेक्चर क्या है। जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे उस दिन एसएससी आपसे ये नहीं पूछेगी कि तुमने कितने लेक्चर अटेंड किए, एसएससी आपसे ये पूछेगी कि क्या तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं। कोई और यहाँ पे खास क्वेश्चन, गन से चली हुई गोली भी इस टाइप का कर्व बनाती है। हाँ राजीव, बिल्कुल बनाती है। सर पोल और इक्वेटर का डिस्टेंस सेम हो तो ग्रेविटी सेम होगी, अगर डिस्टेंस सेम होता तो सेम होती, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ लेक्चर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन लेक्चर और होंगे, ये मेरे लिए एक घटिया सवाल होता है। तो घटिया सवालों के मैं जवाब भी जानबूझ के घटिया ही देता हूँ, मन मर्जी से कुछ भी बोल देता हूँ, तो टेंशन ना लिया करो। मेन पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए कि भाई ये है जमीन, धरती, पृथ्वी, उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, धरती का केंद्र, और यहाँ पर कहीं आपकी वस्तु है वो ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट से लेकर धरती के सेंटर तक कुछ दूरी है, देयर इज सम डिस्टेंस। वो जो दूरी होती है उसे मैं बोलता हूँ आर। ठीक है, अभी तक भी हम यही बोलते आ रहे थे। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी होगी उसे हम आर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई हाइट होती है। सरफेस से सेंटर तक की जो दूरी होती है, सतह से पृथ्वी के केंद्र तक, इसे मैं बोलता हूँ द रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। ओके, तो मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। तो सेंटर से जो दूरी है वो टोटल है आर प्लस एच, रेडियस और ऊंचाई दोनों का जोड़। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग कितनी होनी चाहिए ताकि यहाँ से मैं वस्तु को फेंकूं और वो वस्तु फिर सर्कल में घूमने लग जाए, वृत्त में घूमे, उसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए। उसका ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर, या तो ऐसे बोल दो या फिर अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसे बोल दो। दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि स्मॉल आर का मतलब होता है कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, इनमें 3-4 टर्म्स यूज की हैं, जी इस्तेमाल किया है, एम इस्तेमाल किया है, आर इस्तेमाल किया है, कैपिटल आर, स्मॉल एच, ये सारे जो टर्म्स हैं वो इस फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें जी क्या है, इट्स द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, ये फिक्स वैल्यू होती है 6.67 गुणा में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके बारे में बात पहले हो चुकी। एम इज द मास ऑफ अर्थ, यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये भी फिक्स है
धरती का वजन तो चेंज होता नहीं। कोई सैटेलाइट को तुम धीरे फेंको चाहे जोर से फेंको, उससे पृथ्वी का द्रव्यमान थोड़ी ना बदल सकता है। तो ये भी एक फिक्स वैल्यू है। जैसे धरती का वजन है 5.98 गुणा में 10 की पावर 24 किलोग्राम, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। स्मॉल आर ये फिक्स नहीं है, यानी आप सेंटर से कितना दूर खड़े होकर फेंकते हो ये नंबर फिक्स नहीं होता है। क्या पता मैं सिर्फ एक पेड़ पे चढ़ के पत्थर फेंक दूं तो उसकी तो ऊंचाई 3-4 मीटर है। क्या पता मैं उसको ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा होकर फेंक दूं तो हो सकता है 100 मीटर हो। क्या मैं उसको माउंट एवरेस्ट पे जाके फेंकूं तो उसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर हो गई। तो आर फिक्स नहीं है। दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। यह एक परिवर्तनशील राशि होती है, फिक्स नहीं। नंबर बदल जाता है इसका। कैपिटल आर दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यह पृथ्वी की त्रिज्या है। तो धरती का रेडियस तो फिक्स ही है। आप ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, उससे धरती का रेडियस चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। करीबन 6378 किलोमीटर उसकी वैल्यू है। एच यानी पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई, ये एच अलग अलग हो सकता है, तभी तो ये आर अलग अलग हो सकता है। भाई इन तीनों में से ये नंबर तो फिक्स है, अब ये भी बता दिया, ये तो चेंज होगा नहीं। ये चेंज होता रहता है, ये भी चेंज होता रहता है, ये दोनों ही बदल सकते हैं। तो दिस इज नॉट कांस्टेंट, यह नियत राशि नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल नंबर, ये भी परिवर्तनशील है। तो फॉर्मूले में मैं अगर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला देखूं तो इस फॉर्मूले में ना तो ये कभी चेंज होगा क्योंकि फिक्स नंबर है, ना ही ये m कभी चेंज होगा क्योंकि फिक्स नंबर है, ना ही कभी r बदलेगा क्योंकि वो फिक्स नंबर है। केवल और केवल ये h इकलौती ऐसी चीज है जो बदल सकती है। तो अलग अलग h की वैल्यू डालते रहेंगे तो अलग अलग vo की वैल्यू आती रहेगी। यानी कैसी सैटेलाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, उपग्रह की चाल कितनी होनी चाहिए, वो सिर्फ उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही पृथ्वी का जो वजन है वो है मान लीजिए कैपिटल M, जो कि यहाँ ये लिखा हुआ है, ये फिक्स नंबर है। हो सकता है जो पत्थर तुम फेंक रहे हो उस पत्थर का भी कुछ वजन हो, स्मॉल m, लेकिन ये स्मॉल m इस फॉर्मूले में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जो चीजें फॉर्मूले में होती हैं उनसे फर्क पड़ता है, जो फॉर्मूले में होता ही नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्मॉल m फॉर्मूले में नहीं है, इसका मतलब पत्थर का वजन 5 किलो है कि 5 लाख किलो है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो हल्का हो या भारी हो, उसकी स्पीड सेम देनी होती है। तो हल्की सैटेलाइट भी उतनी रफ्तार से भागती हैं, भारी सैटेलाइट भी उतनी ही रफ्तार से भागती हैं। ऊंचाई अगर अलग अलग होगी तो स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन अगर दो सैटेलाइट की ऊंचाई बराबर है तो दोनों की स्पीड भी बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक डाउट्स देखता हूँ। राजन बोलते हैं तो सर नीचे जाने पर इक्वेटर पर ग्रेविटी क्यों कम होती है? इक्वेटर पर ग्रेविटी क्यों कम है इसका रीजन मैंने पिछली क्लास में करवाया था। एक बार आप पिछली क्लास में शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार से होने वाले प्रभाव को देखना। प्रवीण बोलते हैं नोट्स बनाने हैं कि नहीं? प्रवीण डिपेंड करता है। अगर आप ये सारी की सारी चीजें दिमाग में याद रख सकते हैं तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इनको भूल जाएंगे पेपर होने से पहले तो अपने हिसाब से कॉपी में लिख लो। विशाल बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। विशाल ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। इसमें जो सेंटर से दूरी है वो है 3r, तो जो ग्रेविटी होगी वो होगी g/9। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया था। नेहा बोलते हैं खिलाड़ी बॉल कैच करता है सेकंड लॉ कैसे लगता है? नेहा, मैंने जब ग्रेविटी के लॉज आपको पढ़ाए थे, सॉरी मोशन के लॉज जब आपको पढ़ाए थे, गति के नियम, उस समय मैंने आप लोगों को एक ये चीज बताई थी, फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा P/T, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो खिलाड़ी जब बॉल कैच करता है तो उसमें अगर टाइम ज्यादा लगाएगा तो फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगी। टाइम अगर कम लगाएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, चोट ज्यादा लगेगी। F=m में ये रूल है। विजय बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी किया है। विजय एस्केप वेलोसिटी थोड़ी देर में होगा भाई, आप लोग मेरे से आगे क्यों भागते हो? जो मैंने पढ़ा दिया
अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो उससे अगला टॉपिक मैं आपको जरूर कराऊंगा, पर जो मैं करा रहा हूँ वो समझ में आया नहीं, उससे आगे वाला जानना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उस पर आपका ध्यान रहेगा और जो मैं करा रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आ पाएगा, है ना। आपको यकीन होना चाहिए कि वो टॉपिक आगे आने वाला है, कराऊंगा, जल्दबाजी नहीं करो, ठीक है। सर टेल मी क्वेश्चन दैट अ प्लांट फॉर मेकिंग फूड कैन डू अ वर्क और नॉट। विपिन, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। इरशाद बोलते सर नोट्स बनाने से समझने में प्रॉब्लम होती है। इरशाद, उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन ये है मेरे पास। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं तैयारी कर रहा होता, मैं स्टूडेंट होता, तो मैं पहले वीडियो सिर्फ यूं का यूं देख लेता और अपने डाउट्स पूछता रहता सर से, जो भी मुझे टीचर पढ़ाता, कि सर ये ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, जो भी मेरे मन में सवाल आ रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं सवाल मन में आ रहे होते और पूछता रहता। एक बार वो मैंने अपने क्वेश्चन सवालों के जवाब जान लिए, उसके बाद 5-10 दिन 15 दिन बाद मैं दोबारा उस वीडियो को देखता और फिर उस समय फिर अपने नोट्स बनाता, क्योंकि समझ तो मैं पहले ही चुका। तो सेकंड टाइम जब मैं देख रहा हूँ तब तक ऑलरेडी कुछ समझ में आ चुका है। एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आएगा और फिर नोट्स बनाना आसान होगा, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर ने कहाँ पर क्या बात बताई होगी। ऐसे नोट्स बनाया करो। वीई के ऊपर आता है। जो वीओ था उसका नाम था ऑर्बिटल वेलोसिटी, हिंदी में हम उसे बोलते हैं कक्षीय वेग। जो वीई है उसमें भी ई नीचे ही लिखना है, इसका नाम होता है एस्केप वेलोसिटी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं पलायन वेग। अब ये वीई क्या चीज़ है वो समझते हैं। मान लीजिए ये है धरती, ये है वो पत्थर, इसको तुमने सामने फेंका, अगर तुमने इसको जो रफ्तार दी है वो है वीओ, तो फिर ये पत्थर क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा। यही तो वीओ की डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा यही है कि सर्कल में घुमाने के लिए जो स्पीड चाहिए उसे हम वीओ बोलते हैं। तो तुमने वीओ ही स्पीड दे दी तो सर्कल में घूमेगा। अगर स्पीड वीओ से कम दी होती तो वो जमीन पर आकर टकरा जाता, लेकिन अगर स्पीड वीओ से ज्यादा दे दो तो क्या होगा, ज्यादा स्पीड दे दूंगा तो धरती से दूर जाने की कोशिश तो वो करेगा। आपने भाई बहुत ही जोर से फेंक दिया तो जहां वो पहले जाता अब उससे ज्यादा दूर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दूर चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा ठीक उस पॉइंट के ऑपोजिट जहां वो मैक्सिमम दूरी बना चुका है, सबसे ज्यादा दूरी उसकी वहां है, लेकिन उसके बाद उसकी स्पीड इतनी स्लो हो चुकी है, ये बहुत ही स्लो हो जाता है दूर जाते जाते, कि अब वो और दूर नहीं जा सकता, उसमें क्षमता नहीं है और दूर जाने की। तो धरती की ग्रेविटी यानी पृथ्वी का गुरुत्व उसको अपने करीब लाने में कामयाब हो जाता है। तो दूर जाते जाते स्लो क्यों हुआ, उसकी वजह भी ग्रेविटी ही है। अब वापस नजदीक क्यों आएगा, उसकी वजह भी ग्रेविटी ही है। तो गुरुत्व उसको खींचकर वापस नजदीक ले आएगा। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आएगा, कोई भी चीज जब धरती के नजदीक आती है अपने आप उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, तो नजदीक आते आते वो फिर से फास्ट हो जाता है और यहाँ आते आते फिर से उसकी रफ्तार उतनी ही हो जाती है जितनी रफ्तार से आपने फेंका, जो कि वीओ से ज्यादा था। वीओ ही दे दिया होता तो सर्कल बना रहता, तुमने तो स्पीड वीओ से ज्यादा दी थी तो दूर चला गया, लेकिन वापस आके वापस उतनी ही स्पीड ले ली तो फिर दूर चला जाएगा, तो फिर से वो दूर जाएगा और वापस आएगा, दूर जाएगा और वापस आएगा, यानी अभी भी वो धरती का ही चक्कर काटता रहेगा। तो अगर आप वीओ की स्पीड से फेंको तो भी वो धरती का चक्कर काटेगा, आप वीओ से ज्यादा स्पीड दे दो तो भी वो धरती का चक्कर काटेगा। कोई खास चेंज नहीं होगा, एक चेंज होगा बस कि एग्जैक्ट वीओ की रफ्तार दी होती तो वो जो शेप कहलाती वो होती सर्कल, वृत्त। पर चूंकि स्पीड वीओ से ज्यादा दी है तो शेप थोड़ी सी अजीब हो जाएगी, सर्कल नहीं कहलाएगा, इसको वृत्त नहीं कह सकते। दिस विल बी कॉल्ड एलिप्स, इसे बोला जाएगा दीर्घ वृत्त, ठीक है। तो सर्कल तब होगा जब स्पीड वीओ हो, एलिप्स तब होगा जब स्पीड वीओ से ज्यादा हो। अब तुम मान लो स्पीड और ज्यादा दे दो तो वो और दूर जाएगा लेकिन लौट कर वापस जरूर आएगा। तुम स्पीड और ज्यादा दे दो और दूर जाएगा लेकिन कभी ना कभी लौट कर वापस जरूर आएगा। तुम स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, वो एलिप्स और बड़ा होता चला जाएगा, एलिप्स बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, एलिप्स और लंबा होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ गया तुमने इतना जोर से पत्थर फेंक दिया कि अब वो पत्थर बोला बहुत हुआ, मैं अब वापस नहीं आऊंगा, तो पत्थर उड़कर अनंत दूरी पर चला जाए, इट गोज टू इन्फिनिटी, अनंत पर चला गया। वो अब वन वे ट्रिप है, उस तरफ जाएगा लेकिन लौट कर इधर से वो पत्थर वापस कभी नहीं आएगा।
वो जो रफ्तार है कि तुमने इतना जोर से फेंक दिया वापस ही ना आए, उसे बोलते हैं वीई। तो वीई के ऊपर वो जो शेप बनेगी वो पैराबोला होगी, वो अब एलिप्स नहीं हो सकती, क्योंकि एलिप्स होता जब वो लौट कर वापस आ जाए। इस शेप में वो वापस नहीं आएगा, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। हिंदी में हम इसे बोलते हैं परवलय। ठीक है। तो सर्कल कब बनता है और पैराबोला कब बनता है, उसके लिए रूल है वीओ और वीई। लेकिन अगर आपकी स्पीड वीओ और वीई के बीच में है तो एलिप्स बनता है। तो वीई की वैल्यू कितनी होती है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, वो होता है √2gm/r+h। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीओ बताया था, वीओ का फॉर्मूला बताया था √gm/r+h। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आपको सारी चीज सेम नजर आती हैं सिवाय इस 2 के। वहाँ g है, m है, g है, m है, r+h। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यूं मान लो, बस इतना ही फर्क है। तो इसका मतलब अगर मैं VE को VO से कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा VE = VO√2। VO जितना भी होता है उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा VE होता है। ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी वो है जो वस्तु को उड़ाकर अनंत दूरी पे फेंक दे, और ऑर्बिटल वेलोसिटी वो है जो किसी वस्तु को गोल गोल सर्कल में घुमा दे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके सर, मोती बोलते हैं सर क्वेश्चन कैसे आएगा? मोती, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि V और V में क्या संबंध है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सर्कल में घुमाने के लिए जो चाल चाहिए उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को अनंत पर उड़ाने के लिए कितनी चाल की आवश्यकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने अभी जो 5-10 मिनट पहले पढ़ाया, इसके ऊपर मैं 15 क्वेश्चन बना सकता हूँ। कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका काम है सिर्फ चीजों को समझ लेना, और अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर लोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको कितने भी क्वेश्चन लिखवा दूं, नहीं होगा। ठीक है। विशाल बोलते हैं सर R = 3R क्यों लिया है? सर समझ नहीं आया डाउट। विशाल, आपने जो मुझे क्वेश्चन दिया था वो 2R अर्थ के सेंटर से नहीं दिया, सतह से दिया था। मुझे सेंटर से निकालना है तो उसमें एक R जुड़ेगा, इसलिए किया था। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में करा दिए हैं, एक बार आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। मनीष बोलते हैं सर SI यूनिट होगा? SI यूनिट किसका? ये तो स्पीड है तो इसकी SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ये भी स्पीड है, इसकी SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। अब किसकी SI यूनिट जानना चाहते हैं मनीष? ओके, तो यहाँ तक किसी तरह का कोई खास डाउट एस्केप स्पीड से हो तो पूछो। वाह क्या चाय है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। VO हो गया, VE हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, कक्षीय वेग, पलायन वेग। देखो सैटेलाइट्स, अगला हमारा टॉपिक उपग्रह। देखिए धरती है और धरती के चारों तरफ कोई सैटेलाइट ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो सैटेलाइट किसी रफ्तार से घूमती है तो स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, उस उपग्रह की चाल कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। उसके अलावा कुछ बताने लायक बात, टाइम ऑफ अ सैटेलाइट, वह उपग्रह धरती का चक्कर काटने में कितना समय लगाती है। ऐसी ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट धरती का चक्कर काट रही है तो पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी भी सैटेलाइट की स्पीड 0 नहीं होती है। दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सैटेलाइट की स्पीड 0 होती है। वो सोचते हैं कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जाकर किसी सैटेलाइट को जब छोड़ देंगे तो एक ही जगह पर रुकी रहती है, कि वहां पर स्पीड 0 हो जाती है। However, that is not true. वो सच नहीं है। किसी भी सैटेलाइट की स्पीड 0 नहीं हो सकती। किसी भी सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है वो है VO, जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था। वो होता है √GM/r+h, जिसमें मैंने ये बोल दिया था कि G फिक्स है, M फिक्स है, R फिक्स है। तो H अलग अलग होता है।
तो अब मैं दो अलग अलग सैटेलाइट कंपेयर करता हूँ। एक सैटेलाइट ये है और एक सैटेलाइट ये है। तो एक धरती के नजदीक घूमती है, एक धरती से दूर घूमती है। नजदीक वाली का नाम मान लीजिए A है और दूर वाली का नाम B है। तो अब मैं ये बोलूंगा कि जो A है वो है पृथ्वी के नजदीक, नियर, और जो B है वो है पृथ्वी से दूर, फार। तो एक धरती से दूर, एक धरती के नजदीक, दो तरह की सैटेलाइट हो गई। इन दोनों में से कौन सी सैटेलाइट ऐसी है जो ज्यादा तेज रफ्तार से भागती है? तो मैं देखता हूं कि H जिसका ज्यादा होगा, VO उसका कम होगा। जिसकी ऊंचाई ज्यादा उसकी स्पीड कम। इसका मतलब जो सैटेलाइट दूर है वो स्लो होती है, तो दूर वाली धीमी चलेगी। जो सैटेलाइट नजदीक होती है वो फास्ट होती है, वो तेज रफ्तार से चलेगी। तो अंदर वाली जो सैटेलाइट है वो तेज तेज गुर्र करके घूम रही होगी। जो बाहर वाली सैटेलाइट है वो धीरे धीरे आराम आराम से चलती है। तो सैटेलाइट की दूरी जितनी ज्यादा उसकी स्पीड उतनी ही कम। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे फास्ट सैटेलाइट कौन सी हो सकती है? फास्टेस्ट सैटेलाइट, सबसे तेज। H जितना कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, है ना। हाइट अगर कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। तो फास्टेस्ट वो होगी जिसकी हाइट 0 हो। कि उससे कम हाइट क्या करोगे? ऊंचाई अगर शून्य कर दे कि हाइट ही 0 है सैटेलाइट की, तो स्पीड मैक्सिमम हो सकती है। सो देयर इज दिस सैटेलाइट जो पृथ्वी की सतह को छू के भागती है। मान लीजिए सैटेलाइट का नाम दे देता हूं मैं C। तो C पृथ्वी को टच करके भागती है। इससे नजदीक क्या होगी? जो धरती की सतह को टच करके भागे। अब अर्थ के अंदर तो घुसा नहीं सकते, तो यही वो है जो सबसे तेज रफ्तार से भाग सकती है। यानी इसकी जो हाइट है वो 0 है, ऊंचाई 0 है। तो अगर हाइट 0 हो तो बाकी सारी वैल्यू में डाल के आंसर निकाल सकता हूँ। G की वैल्यू है 6.67 गुणा में 10 की पावर -11। धरती का वजन है 5.98 गुणा में 10 की पावर 24। R का है वैल्यू 6378 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस ऊंचाई है उसकी 0 और अंडर रूट लगा दिया। जब आप ये पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी करीबन 7900 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट 7900 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, शायद 7913 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन लगभग 7900। इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये है करीबन 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में जो सैटेलाइट 8 किलोमीटर भागती हो वही सैटेलाइट सबसे तेज हो सकती है। इससे ज्यादा तेज सैटेलाइट नहीं हो सकती। पृथ्वी की सतह पर घूमने वाली सारी की सारी सैटेलाइट्स इतनी रफ्तार से होती अगर वो पृथ्वी को टच करके भागती तो। लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं कि कोई सैटेलाइट धरती को छू के भागती हो। तुम घर से बाहर सुबह सुबह निकलो और देखो रोड पे सैटेलाइट चल रही है, ऐसा नहीं होता कि धरती को छू के भागे, क्योंकि हर सैटेलाइट को कुछ ना कुछ तो ऊंचाई चाहिए ही होती है। उसको हम 400-500 किलोमीटर से नीचे लॉन्च करना नहीं चाहते। तो कभी भी किसी सैटेलाइट की ऊंचाई 0 नहीं हो सकती। तो किसी भी सैटेलाइट की स्पीड प्रैक्टिकली 7.9 नहीं हो सकती। हर सैटेलाइट की ऊंचाई 0 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होती है। तो हर सैटेलाइट की स्पीड 7.9 से कुछ ना कुछ कम ही होती है। तो पृथ्वी के सभी उपग्रह, ऑल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, उनकी स्पीड इससे कम मिलेगी। दे विल बी लेस। देन 7.9। ठीक है। हालांकि हम जानते हैं 0 हाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने एक मैथ लगा के कुछ वैल्यू निकाल ली। तो जिस तरह से मैथमेटिक्स लगा के हमने VO निकाल लिया, उस तरह से एक बार मैथमेटिक्स लगा के VE निकाल लेते हैं।
VE कितना होगा, वो होगा VO √2। तो 7.9 √2, ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा करीबन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये है एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग, कि पृथ्वी की सतह से अगर मैं किसी पत्थर को इतनी रफ्तार से फेंकूं तो धरती का चक्कर काटेगा, और अगर मैं इतनी रफ्तार से फेंकूं पृथ्वी की सतह से तो वो उड़कर अनंत दूरी पर चला जाएगा, तो वो इन्फिनिटी पर जाएगा। ये जाहिर है कि प्रैक्टिकली ना तो कभी इतनी रफ्तार जीत दी जाती है, ना ही कभी आपको इतनी रफ्तार देने की भी आवश्यकता है। इतनी स्पीड देने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा इससे कम रफ्तार देकर भी काम चल सकता है, ऐसे ही हमेशा इससे भी कम रफ्तार देकर काम चल सकता है। रियल में कभी इतनी स्पीड देने की जरूरत हो ये आवश्यक नहीं है। कोई बात नहीं। तो स्पीड सैटेलाइट की कितनी होती है, अभी तक हमने बस इतना देखा कि 7.9 से कम होती है। एग्जैक्ट कितनी होती है वो इस h पर निर्भर करता है। जो सैटेलाइट 400 किलोमीटर पर है उसमें h की वैल्यू 400 लिखेंगे, कुछ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई सैटेलाइट 500 किलोमीटर पर है तो h की वैल्यू 500 लिखेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे। कोई सैटेलाइट 1000 किलोमीटर पर है तो h की वैल्यू 1000 लिखकर फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जो नजदीक होती हैं वो तेज भागती हैं, जो दूर होती हैं वो धीमे चलती हैं। ठीक है, मेरी तरफ से जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट हो तो पूछो, उसके बाद मैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पे आऊंगा। डाउट यार बोलते हैं सर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t भी होती है। बिल्कुल होती है यार, लेकिन यूजुअली वो फॉर्मूला काम नहीं आता हमारे। ओके सर, स्पेस में रॉकेट कैसे ट्रेवल हो सकता है, कैसे ट्रेवल करता है? रॉकेट कैसे ट्रेवल करता है, इसके लिए मैंने आप लोगों को न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया था, तो लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। आप एक बार वो वीडियो देखना भाई, है ना। 50 ग्राम मास का एक पिंड 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर 20 चक्कर, तो इस पर अभिकेंद्री बल क्या होगा? विशाल फॉर्मूला लगाना v²/r, तो mv²/r, इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। मनीष बोलते हैं ये साइंस स्पेशल का बैच कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? मनीष, आज ही के वीडियो में मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसे सवाल अच्छे सवाल नहीं होते हैं। विजय बोलते हैं ल्यूसेंट बुक में वीओ √gr है, सो ई मीन, ई का मतलब विजय होता है वहाँ पे अर्थ, तो जो आर ई वहाँ पर लिखा हुआ है किताब में RE, वो है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। मैं यहाँ पर अलग से ई लिखता नहीं हूँ, लेकिन वो अर्थ का रेडियस है। तो और कोई खास क्वेश्चन यहाँ तक नहीं, आगे चलते हैं। तो पहला पार्ट, किसी सैटेलाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। उसकी स्पीड होती है √gm/r+h, ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल। अगर वो सर्कल में घूमती हो तो, वृत्ताकार कक्षा में घूमती हो तो ये उसकी स्पीड होगी, और अगर वृत्ताकार में नहीं घूमती हो तो ये उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला होता है 12 mv², ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ भी 12 mv² लगाऊंगा, तो करता हूँ 12 m यानी उस सैटेलाइट का वजन, m, v यानी सैटेलाइट की स्पीड, तो इसकी जगह मैं vo ही लिखूंगा। तो vo का स्क्वायर यानी यही वैल्यू लिखनी है, बस अंडर रूट नहीं आएगा। तो gm/r+h ये होती है किसी भी सैटेलाइट की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो इवेंचुअली ये क्या हुआ, gm/m/2r, ये अपना फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को एक बार लिखवाया था, -gmm/r ये होता है। तो मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला इधर लिख दूंगा, इट इज इक्वल टू -gmm/r। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में मैं कंपैरिजन कर सकूं, कि मैं इन दोनों को एक साथ थोड़ा सा एनालाइज कर लूं कि भाई काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों के ही फॉर्मूले में G है, दोनों के ही फॉर्मूले में M है, दोनों के ही फॉर्मूले में M है, दोनों के ही फॉर्मूले में R है। जो फर्क है वो ये है, एक के फॉर्मूले में प्लस है और दूसरे के फॉर्मूले में माइनस। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है, धनात्मक राशि, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक राशि। दूसरा डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में नीचे 2 नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में नीचे 2 है। तो एक में 2 होगा और एक में 2 नहीं होगा, दूसरा अंतर ये है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी सैटेलाइट में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी -100 जूल होगी। जितनी भी गतिज ऊर्जा होगी, जो भी फॉर्मूला लगा के निकलेगा, उसका एक तो नेगेटिव करना होगा पोटेंशियल एनर्जी पाने के लिए, माइनस, और उससे दुगनी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है, इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं है, उससे डबल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ऐसे में अगर मैं ये जानना चाहूँ कि किसी उपग्रह में टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। मुझे वैल्यू वगैरह से मतलब नहीं है, पॉजिटिव धनात्मक है या नेगेटिव ऋणात्मक है, मुझे बस ये जानना है। तो देखूंगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का जोड़ होने के बाद आंसर क्या आएगा। ये कम पॉजिटिव है वो ज्यादा नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव है। उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज नेगेटिव। एक ये चीज ध्यान रखनी है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूले तुम्हें याद ना भी रहेंगे तो भी काम चलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। पर पोटेंशियल नेगेटिव है, काइनेटिक पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव, ये 3 चीजें ध्यान रखना। अब आते हैं टाइम के ऊपर। समय, कोई उपग्रह चक्कर काटने में कितना समय लगाती है। तो भाई टाइम का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी उपग्रह की जो चाल होती है वो होती है उसके द्वारा तय की गई दूरी बटे समय। स्पीड को हम v से लिखते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी जो कोई उपग्रह तय करता है वो एक सर्कल है, वृत्त, अगर वो सर्कल में घूम रही है तो वो होगा 2πr, और जो टाइम यानी जो समय लगाएगा वो होगा t। मुझे ये t निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं। v इज इक्वल टू 2πr बटे t। ये v कौन सा है आपको पता होगा, ये v सैटेलाइट की स्पीड है, तो यहाँ पर v लिखो, उसकी जगह vo लिखो, बात एक ही है, सैटेलाइट की ही तो स्पीड है। मुझे t निकालना है, तो t क्या आ गया, 2πr अपॉन vo इज इक्वल टू 2πr अपॉन vo की वैल्यू है √gm बटे r प्लस h, √gm अपॉन r, ये उसकी वैल्यू है। तो अब ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बस मुझे इतना सा ध्यान रखना है कि जो 2 है ये चेंज नहीं हो सकता, ये जो पाई है ये कभी चेंज नहीं हो सकता, नीचे जो अंडर रूट में g है ये कभी चेंज नहीं हो सकता, जो धरती का वजन है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर जो r की पावर 3/2 बैठी है, r अंडर रूट r, ये r चेंज होता है, ये बदलता है। तो r जिस सैटेलाइट का ज्यादा होगा टाइम भी वो सैटेलाइट ज्यादा लगाएगी, r जिस सैटेलाइट का कम होगा टाइम भी वो कम लगाएगी। तो जो सर्कल ज्यादा बड़े सर्कल में घूमता है, जो सैटेलाइट, वो घूमने में टाइम भी ज्यादा लगाता है, जो सैटेलाइट छोटे सर्कल में घूमता है वो टाइम भी कम लगाता है। इसका बस यही मतलब है कि अंदर वाली जल्दी जल्दी घूमती है और बाहर वाली धीरे धीरे। एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो याद रखने लायक है वो सिर्फ एक फॉर्मूला है इस बोर्ड के ऊपर। पूरे बोर्ड पे जितना भी तामझाम लिख दिया वो सिर्फ समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू है, याद रखने लायक, न्यूमेरिकल के लायक केवल यही एक फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी बस समझना काफी है कि अंदर वाली तेज होती है और बाहर वाली स्लो, ठीक है। इसी के साथ ये जो बेसिक सैटेलाइट्स का मीनिंग है ये खत्म हो गया। अब मैं आपको कराता हूँ द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, उपग्रह के प्रकार। यहाँ तक आप लोगों के मैं डाउट्स देख लेता हूँ। साजल ओके, बिजॉय ओके, ठीक है। सर इस पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे क्या? साजल मैं तो नहीं कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में इस पे वो न्यूमेरिकल बनते भी नहीं है।
पर अगर आप खुद से करना चाहें तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। आपको जैसे फॉर्मूले में 5 चीजें दिखती हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई 4 चीज अगर पेपर में बता दे तो 5वीं निकालने में कितना जोर पड़ता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। ओके। विकास, सर स्पेस में रॉकेट कैसे ट्रेवल करता है? विकास, इसके लिए एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आप एक बार वो पढ़ लीजिए। विजय बोलते हैं सर मून पर ग्रेविटी भेजने के लिए कितना वीओ चाहिए? मून पर सैटेलाइट भेजने के लिए कितना वीओ चाहिए? विकास, वीओ की वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपको रॉकेट भेजना कहाँ है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी ऊंचाई से भेजना शुरू कर रहे हैं। तो फाइनली डेस्टिनेशन क्या है वो इस फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं। शुरुआत कितनी ऊंचाई से होती है, पेड़ के ऊपर खड़े होके फेंकोगे कि माउंट एवरेस्ट पे खड़े होके, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से चाहे मैं मून पे फेंकूं, चाहे मैं मार्स पे फेंकूं, चाहे सूर्य पे फेंकूं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कितनी ऊंचाई से फेंकूं वो इम्पोर्टेंट है। शुरुआत कितनी ऊंचाई से करता हूँ, ठीक है। तो आपका जो सवाल है उसका कोई एक आंसर है नहीं, डिपेंड करता है मैं कितनी ऊंचाई से फेंकता हूँ। सर आर्टिफिशियल सैटेलाइट में पैसेंजर को फूड लिक्विड फॉर्म में क्यों देते हैं? यार अगर मैं मार्कर इस क्लास में छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा, सिंपल सी बात है। सैटेलाइट्स के अंदर अगर मैं इस मार्कर को छोड़ देता तो वो उस एस्ट्रोनॉट के सामने ही रह जाता है। इसलिए नहीं कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, ऐसा नहीं है, ग्रेविटी तो हर जगह होती है, परंतु इसलिए क्योंकि जितनी रफ्तार से वो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री नीचे गिर रहा है उतनी ही रफ्तार से वो मार्कर भी गिर रहा होगा। दोनों की गिरने की रफ्तार बराबर है। तो ये आदमी हो और ये उसके सामने कोई खाने का पदार्थ, तो ये खाना है, ये आदमी है, दोनों के दोनों बराबर रफ्तार से गिर रही हैं, तो वो खा उसके सामने ही रह जाएगा। तो एस्ट्रोनॉट के हाथ में बर्गर है, वो बर्गर को छोड़ेगा तो जिस रफ्तार से एस्ट्रोनॉट गिर रहा है उतनी ही रफ्तार से बर्गर भी गिर रहा है, तो लगेगा ऐसे कि उसके सामने ही तैर रहा है। फाइनली उससे असर क्या पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि वो जब खा के गटकेगा तो उसके गले में भी रह जाएगा, वो नीचे ही नहीं जाएगा। सॉलिड चीजें यूजुअली नीचे पेरिस्टालसिस से भेजने में फिर दिक्कत रहेगी। पेरिस्टालसिस जो आपकी बॉडी का अंदर क्रमांकुचन नाम का प्रोसेस है वो भेज देता है, बट इट्स नॉट एज एफिशिएंट एज इट वुड हैव बीन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसके लिए उनके लिए खाना थोड़ा स्पेशल तरह का बनाना पड़ता है। रघुनाथ बोलते हैं सर सैटेलाइट का वेट डिपेंड नहीं करेगा? नहीं रघुनाथ, सैटेलाइट का जो वेट है एम फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन सैटेलाइट का वेट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में है। सैटेलाइट का वेट यहाँ पर है छोटा m, तो छोटा m इस फॉर्मूले में कहीं नजर नहीं आता, लेकिन इस फॉर्मूले में नजर आता है। काइनेटिक एनर्जी के लिए सैटेलाइट का मास इंपॉर्टेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सैटेलाइट का मास इंपॉर्टेंट होगा, स्पीड ऑफ सैटेलाइट उपग्रह की चाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, टाइम के लिए इस फॉर्मूले में कहीं छोटा m नजर नहीं आ रहा तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करेगा जो फॉर्मूले में है, उन पर डिपेंड नहीं करेगा जो फॉर्मूले में नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, उपग्रह के प्रकार। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, उपग्रह के प्रकार। देखो सैटेलाइट की टाइप हम दो अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं, ऑन टू डिफरेंट बेसिस। एक तो इस आधार पे कि कोई सैटेलाइट धरती के नजदीक घूमती है और कोई धरती से दूर और कोई और धरती से ज्यादा दूर। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, उनकी ऊंचाई के आधार पर उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, इस बेसिस पर भी कर सकते हैं कि कोई सैटेलाइट धरती का चक्कर ऐसे काटती है, कोई धरती का चक्कर ऐसे काटती है, कोई ऐसे और कोई ऐसे। तो वो घूमती है जो कितने एंगल पर घूमती है, किस दिशा में। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन, यह है उसके झुकाव के आधार पर। तो यह उनकी ऊंचाई के आधार पर कुछ सैटेलाइट की टाइप होती हैं, ये उनके झुकाव के आधार पर कुछ सैटेलाइट की टाइप्स होती हैं। हाइट के आधार पर सैटेलाइट की कुछ टाइप्स हैं, उनमें सबसे नजदीक जो होती हैं उनको हम बोलते हैं लियो,
उससे जो दूर होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मियो। उससे जो दूर होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जियो। उससे भी जो दूर होती हैं उन्हें हम बोलते हैं हियो। तो बेसिकली 4 तरह की सैटेलाइट्स हैं, लियो, मियो, जियो, हियो। नजदीक, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर। इंक्लिनेशन यानी झुकाव के आधार पर जो सैटेलाइट होती हैं उसमें हम सिर्फ सैटेलाइट का एंगल बताते हैं कि कोई सैटेलाइट अगर इक्वेटर के ही ऊपर घूमती है, भूमध्य रेखा के ऊपर, तो हम कहते हैं कि वो 0 डिग्री एंगल पर घूमती है। कोई सैटेलाइट अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल ध्रुवों के ऊपर से जाती है तो हम बोलते हैं कि वो 90 डिग्री पर घूम रही है। कोई सैटेलाइट अगर टेढ़ी घूम रही है तो हम सिर्फ उसका एंगल बता देते हैं कि भाई अगर ये है 0 डिग्री और ये है अगर 90 डिग्री तो बीच में कितना एंगल पर है, उसका एंगल बता के छोड़ देते हैं। जैसे हो सकता है कोई 30 डिग्री पर हो सकता है कोई 60 डिग्री पर हो। तो अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग एंगल पे घूम सकती हैं। जो 0 डिग्री पर सैटेलाइट घूमती हैं उनका एक अलग से नाम होता है, उन्हें हम बोलते हैं द इक्वेटोरियल सैटेलाइट, भूमध्य रेखीय उपग्रह। हिंदी में भूमध्य रेखीय उपग्रह। जो सैटेलाइट 90 डिग्री पर घूमती हैं उनका भी एक अलग से नाम होता है, उनको हम बोलते हैं द पोलर सैटेलाइट्स। हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। पोलर सैटेलाइट्स जो 90 पर हों, इक्वेटोरियल सैटेलाइट जो 0 डिग्री पर हों। बाकी किसी एंगल पर अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है 30, 40, 50, 60, 70, उनका कोई अलग से स्पेशल नाम नहीं होता, उनको बस एंगल बताकर छोड़ देते हैं। अब ये जो लियो, मियो, जियो, हियो, ये 4 हैं, इनकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। तो इनके बारे में डिटेल बताऊंगा, जहां तक अगर कुछ नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो। जितेंद्र बोलते हैं मज़ा नहीं आता है इस क्लास में। जितेंद्र, मज़ा लेने के लिए आप नाच देख सकते हैं और यूट्यूब पे कार्टून देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मेरा काम है पढ़ाना, तो हो सकता है अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो पहली बार समझने में दिमाग पे जोर पड़ता है जब फर्स्ट टाइम कोई करता है। तो अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे और आपको जब समझ में आना शुरू हो जाएगा तो मज़ा आएगा। मोती, सर क्या सैटेलाइट आपस में टकराती नहीं? मोती, टकरा सकती हैं, असंभव नहीं है, चांसेस हैं, लेकिन टकराने की संभावना बहुत कम होती है। देयर हैव बीन सम केसेस, पास्ट में ऐसे भी कुछ केस हुए हैं जब सैटेलाइट्स आपस में टकराई हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। राजा, सर हमें आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू राजा। सावन, ओके। सर विच बुक इज बेटर, ल्यूसेंट जनरल साइंस और एनसाइक्लोपीडिया बाय आर्यंत? सुब्रज्योति, बुक्स के बारे में मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में रिकमेंडेशन दिया हुआ है, जो भी क्लास नंबर 1 है फिजिक्स की, इस बैच में एक बार आप वो देखिएगा, उसमें मैंने कुछ बुक्स रेकमेंड की हुई है। रवि, थैंक यू। लकी, हाँ लकी सही कह रहे हैं। चलो इसे मिटाता हूँ, लियो मियो जियो की ही डिटेल्स देखते हैं। सॉरी। तो ये मान लीजिए पृथ्वी और कुछ सैटेलाइट जो धरती के बहुत नजदीक होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लियो सैटेलाइट्स। फुल फॉर्म है उसकी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। थोड़ा सा दूर मियो। मियो में जैसे एल का मतलब था लो, ऐसे यहाँ एम का मतलब होगा मीडियम, और आगे के शब्द वही है, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। उसके बाद आती है जियो। जी का मतलब जैसे यहाँ लो, यहाँ है मीडियम, ऐसे यहाँ जी का मतलब है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस। हिंदी में लो का मतलब होता है निम्न, मतलब जो नीचे है। मीडियम का मतलब होता है मध्यम, जो बीच में है। जियो सिंक्रोनस की हिंदी होती है समकालिक। और जो बहुत दूर होती हैं सैटेलाइट्स, जिनका नाम है हियो, उसमें एच का मतलब होता है हाई। हिंदी में हम उसे बोलते हैं उच्च, जो धरती से बहुत ऊंची है, बहुत दूर है। बाकी जो शब्द है अर्थ ऑर्बिट, वो सब में कॉमन है। अर्थ का मतलब पृथ्वी, ऑर्बिट का मतलब कक्षा। तो पृथ्वी, ई शायद छोटी है बड़ी, एक बार मुझे स्पेलिंग पता नहीं। ऑर्बिट का मतलब कक्षा। तो निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस,
अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, ये 4 तरह के उपग्रह। एक सैटेलाइट ऐसी हो जो पृथ्वी को छू के भागती हो, उसका कोई एग्जाम्पल होता नहीं, ऐसे उपग्रह नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल, असंभव उपग्रह होते तो नहीं है, पर हमें मैथ लगाने से कौन रोकता है। तो हमने पता किया कि अगर कोई सैटेलाइट असंभव है भी, तो भी वो धरती का चक्कर अगर लगाने वाली होती, काश होती, तो रफ्तार कितनी चाहिए होती, तो उसके लिए जो स्पीड चाहिए होती, यानी उस उपग्रह की जो चाल है, वो होती 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मैं थोड़ी देर पहले आपको लिखवा चुका हूँ कि जब सैटेलाइट की हाइट 0 होती तो स्पीड 7.9 होती, पर प्रैक्टिकली वास्तव में सैटेलाइट लियो से शुरू होती है। तो लियो की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, ऊंचाई, वो 0 नहीं होती है। भाई इम्पॉसिबल वाली जो सैटेलाइट है उनकी तो हाइट भी 0 होती, लेकिन लियो वाली की ऊंचाई करीबन 400 किलोमीटर से शुरू हो जाती है। 400 या उससे ऊपर, 500, 600, 800, 400 से 2000 के बीच में। तो उसकी स्पीड भी करीबन 7.9 से थोड़ी सी कम होती है, लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड, या उससे थोड़ी सी कम हो सकती है, 7.2 हो सकती है, 7.1 हो सकती है। डिपेंड करता है कि हाइट एग्जैक्टली कितनी है। 400 पे अलग स्पीड आएगी, 450 पे अलग, 500 पे अलग, लेकिन करीबन वो 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागती है। मियो सैटेलाइट की ऊंचाई अक्सर 20,000 किलोमीटर के आसपास होती है। आगे पीछे हो सकती है, 18,000 पे भी हो सकती हैं, 25,000 पे भी हो सकती हैं, लेकिन अक्सर वो 20,000 के आसपास ही होती हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो भी लगभग 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप ये चीज नोटिस करेंगे कि सैटेलाइट जितनी दूर है, स्पीड उतनी कम होती जा रही है। जियो की ऊंचाई होती है 35,786 किलोमीटर, ये सभी किलोमीटर में है। उसकी जो स्पीड होती है वो घट कर करीबन 3.01 किलोमीटर प्रति सेकंड इतनी हो जाती है। हाई अर्थ ऑर्बिट बहुत ऊंची सैटेलाइट्स हैं, अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग स्पीड आएगी। 35,000 से आगे कोई भी ऊंचाई है वो हाई अर्थ ऑर्बिट होगी। उदाहरण के तौर पर मैं चांद के बारे में बात अगर करूं, चंद्रमा, तो चांद की ऊंचाई है धरती से करीबन 4 लाख किलोमीटर, 3,84,000, तो लगभग 4 लाख किलोमीटर, और चांद की जो रफ्तार है वो है करीबन 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप ये सारी वैल्यू याद करें, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऊंचाई बढ़ने से स्पीड पे क्या असर पड़ता है। जितना हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही सैटेलाइट की स्पीड कम होती चली जाएगी। तो दूर वाली सैटेलाइट स्लो होती है, नजदीक वाली सैटेलाइट फास्ट होती है। कितना समय लगाती है वो, समय धरती का चक्कर काटने में। अगर कोई सैटेलाइट ऐसी होती जो धरती को छू के भागती, तो वो धरती का चक्कर लगाती 84.6 मिनट, यानी 1.5 घंटा पूरा होने से भी पहले वो धरती का चक्कर लगा चुकी होती। जैसे अपनी क्लास अगर 4 से 5:30 है, ये 1.5 घंटे का अपना क्लास होती, उतने से भी पहले कम समय में ये सैटेलाइट धरती का चक्कर लगा सकती है, अगर ऐसी सैटेलाइट होती तो। लेकिन होती नहीं। थोड़ा सा दूर चलते हैं, लियो सैटेलाइट करीबन 1.5 घंटा लेती ही है, 1.5 आवर्स। मियो सैटेलाइट और दूर है, धरती का चक्कर काटने में लगभग 12 घंटे लगाती हैं। जियो सैटेलाइट्स धरती का चक्कर काटने में पूरा एक दिन लगा देती हैं, 24 घंटे, तो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। तो ये तो है आवर्स, ये है मिनट्स और ये है सेकंड्स। 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड्स। चांद धरती का चक्कर काटने में लगभग 1 महीना लगाता है, 27.3 डेज, 27.3 दिन। अब मैंने जो यहाँ पर लिखकर समझाया, इसका इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप ये समझ जाएं कि सैटेलाइट दूर होती है तो समय ज़्यादा लगाएगी और नज़दीक होती है तो समय कम लगाएगी। इनमें से जो वैल्यूज़ आपको याद करनी है, जो सच में याद रखनी है, मैं सिर्फ उनके ऊपर गोला लगा रहा हूँ, बाकी ऐसी हैं जो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है। उसके बाद दिस इज इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखनी है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये याद रखनी है।
पृथ्वी का चंद्रमा कितने दिनों में चक्कर काटता है ये एग्जैक्ट याद रखना जरूरी नहीं है। करीबन 1 महीना आप याद रखेंगे तो चलेगा। आपने ऐसे सुना होगा कि 14वीं का चांद, तो 14 दिनों में चांद उगता है। पूर्णिमा से अमावस्या 14 दिनों में छिप जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, जो प्रोसेस है चांद का उगने का और छिपने का, वो 14 दिनों का मिला के 28 दिन हो जाता है। लेकिन वो एग्जैक्ट 28 नहीं, 27.3 दिन होता है। एनीवे, वो वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जिन पे मैंने लाल रंग से गोला मार दिया ये याद रखने जरूरी है। एक तो ये वैल्यू 35,786 एग्जैक्ट वैल्यू मैंने जानबूझकर लिखी है ताकि आप याद रखें। किताबों में कई बार इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके दे देते हैं, ये करीबन 36,000 बोल देते हैं। राउंड ऑफ करो 36,000 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जैक्ट याद रखना ज़्यादा बेहतर है। इसको आप 24 घंटे बोलकर याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो याद रखना ज़्यादा बेहतर है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एग्जैक्ट वैल्यू ही याद रखें। ठीक है। राजा बोलते हैं, सर किसी भी सैटेलाइट को कितनी ऊंचाई से छोड़ा जाए कि वहां घूमने लायक स्पीड मिल जाए? राजा, स्पीड ऊंचाई उसकी कम से कम 400 किलोमीटर होनी चाहिए। 400 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर भी कभी कभी सैटेलाइट छोड़ी जाती है, जैसे 200 किलोमीटर पर सैटेलाइट लॉन्च कर दी। लेकिन वो सैटेलाइट वहां जब घूमती हैं तो वो पृथ्वी की सतह के दरअसल इतना करीब है कि हल्का फुल्का हवा का घर्षण, जो एयर फ्रिक्शन है, वो थोड़ा बहुत उन तक पहुंच ही जाता है। उस एयर की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड अगर कम हो गई तो धरती की ग्रेविटी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो खिंच के जमीन पर नजदीक आ जाती हैं, और ऐसे में वो पृथ्वी से टकरा जाती है। वो हो सकता है 1-2 महीने लगा दे धरती पर टकराने में, लेकिन वो टकराती जरूर है। तो 0 से 400 के बीच में अगर वो है, जैसे 200-250 किलोमीटर, उनको हम फिर सैटेलाइट नहीं बोलते। हम ये नहीं कहते कि वो कक्षा में है, कि वो ऑर्बिट में है। हम कहते हैं कि दे आर इन द सब ऑर्बिटल एल्टीट्यूड, यानी ऑर्बिट से नीचे है। तो 400 किलोमीटर ज्यादा सेफ है। 400 से ऊपर किसी भी ऊंचाई पर आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। विजय बोलते हैं, IDRSS इज प्लान्ड बाय इंडिया टू ट्रैक इन लियो। IDRSS मुझे पता नहीं, मैंने IRNSS तो सुना है, और वो लियो में नहीं, वो जियो में है। आप जो बोल रहे हैं IDRSS, अभी तक मेरी नज़रों में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। हो सकता है करंट न्यूज़ में कुछ चल रहा हो और मैंने ध्यान ना दिया हो, मैं एक बार उसको पढ़ लूँगा। लेकिन ये वाली जो चीज़ है IRNSS, वो लियो में नहीं, वो जियो में है। लकी बोलते हैं, सर लियो में कितने बूस्टर लगाए जाए हैं सर? किस चीज़ के लिए बूस्टर? लकी, किस, व्हाट इज बूस्टर? आप ये बूस्टर किस चीज़ को बोल रहे हैं? मुझे लगता है आप 2 अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, रॉकेट्स को और सैटेलाइट्स को। रॉकेट अलग चीज़ होती हैं, सैटेलाइट अलग चीज़ होती हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मुझे क्या बताना है, और बताने लायक बातें बच गई, इनके यूजेस, इनके उपयोग, कि कौन सी सैटेलाइट का क्या क्या यूज़ है। अच्छा, मैं यहाँ से जानबूझकर अब वो वैल्यूज मिटा देता हूँ जो आपको याद नहीं रखनी है। जो याद रखनी है लाल रंग वाली, वो तो मैं छोड़ देता हूँ, बाकी मैं उड़ा देता हूँ। चलो देखो, लियो जो सैटेलाइट होती हैं, ये धरती के इतना नज़दीक है कि पृथ्वी के नज़दीक रहकर जो काम करने हैं वो हम लियो से ही करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें किसी तरह के कैमरा इंस्टॉल करना है किसी सैटेलाइट में, ताकि वो सैटेलाइट धरती की फ़ोटो खींच सके, तो पृथ्वी की फ़ोटो खींचने वाले जितने भी काम हैं, जैसे दुश्मन देश के ऊपर जासूसी करनी है, वो हम लियो में डालेंगे। अगर हमें मान लीजिए नक्शे बनाने हैं, मैप मेकिंग, वो हम लियो में लगाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे मौसम की जानकारी लेनी है, तो मैं सैटेलाइट को धरती के करीब रखूंगा, फोटो ज़्यादा अच्छी लेगी। इस तरह के जितने भी काम हैं वो हम लियो में कराते हैं। मोरओवर, जब हमें अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजना होता है, स्पेस में इंसानों को भेजना होता है, तो वहाँ उनके रहने के लिए एक अलग से बड़ी सैटेलाइट बना रखी है, जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह भर रखी है, जहाँ वो आराम से रह सकते हैं। उस सैटेलाइट का नाम होता है स्पेस स्टेशन। स्पेस जितने भी स्पेस स्टेशन होते हैं, अक्सर वो धरती के नजदीक ही रखे जाते हैं। पृथ्वी से बहुत दूर इंसान को भेजकर वहाँ घुमाना, उसमें काफी नुकसान है। दूर जाने पे खतरा भी होता है, रेस्क्यू मिशन भी डिफिकल्ट होते हैं, कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। जो एक्सपेरिमेंट आप नजदीक रहकर कर सकते हो वही दूर रहकर कर सकते हो, तो दूर भेजने की जरूरत है। तो स्पेस स्टेशन जितने भी होते हैं, में जाएंगे अक्सर लियो में ही होते हैं। स्पेस स्टेशन के बारे में आपको 1-2 चीज बता दूं। वर्तमान में स्पेस
happiness doesn't दो lie इम्पोर्टेंट in स्पेस स्टेशन, success. एक है द ISS, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और दूसरा है चाइना का अपना Lies खुद का within. टियांगोंग। दुनिया का Real सबसे पहला happiness स्पेस lies स्टेशन जो था वो अब नहीं है, gratitude. वो खराब हो चुके हैं। सबसे पहला स्पेस स्टेशन कौन सा था, ये अगर कोई आपसे पूछे तो आपको याद The real happiness doesn't lie सर इट वाज द फर्स्ट स्पेस Success. स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। money. अभी Fame. ISS यानी इंटरनेशनल Lies स्पेस within. स्टेशन वो लियो में है। Real happiness lies चाइना का अपना स्पेस in स्टेशन gratitude. लियो में है।